आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में हमेशा कहता हूँ कि हाइड पार्क एक सिंबल है सिविल लिबर्टीज़ का, डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो इसलिए इसका नाम भी, मैंने प्रोग्राम का नाम मेरा हाइड पार्क है। इसमें हम अब मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों को मैं दावत देता हूँ, जिसमें पॉलिटिक्स है, आर्ट है, कल्चर है, और मैं अपने मेहमानों को मौका देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, जो भी उनकी थॉट प्रोसेस है। तो इस सिलसिले में आज हमने सीमाब ज़हरा साहबा को अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। वो शायरा हैं बहुत अच्छी, वो फोटोग्राफर हैं, वो राइटर हैं, और आजकल वो कनाडा में 15 साल से जो उन्होंने मुझे बताया, वो कनाडा में हैं, और आजकल उनकी रहायश जो है वो किचनर वाटरलू में है। पाकिस्तानी ओरिजिन की शायरा हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में उनको दावत दिया, आप उनसे बात करेंगे कि वो हमें बताएं कि आज पाकिस्तान की जो उर्दू शायरी है वहाँ पे वो कहाँ पे खड़ी है, और उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। वो कनाडा में आके, चूंकि एक बड़ा आपको जैसे नॉलेज है कि जो शायर लोग होते हैं बड़े हसास तबीयत के होते हैं, तो वो कैसे पाकिस्तानी सोसाइटी की जो खवातीन है कनाडा में, उनको वो सोसाइटी में यहाँ पे इंटीग्रेट होता हुआ कैसे देख रही हैं, और वो क्या इस सिलसिले में कर रही हैं। तो मैं अपनी गेस्ट सीमाब ज़हरा साहबा को खुशामदीद कहता हूँ अपने स्टूडियो में। जी सीमाब ज़हरा, क्या हाल है आपके? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में, और आपने बिल्कुल ठीक मेरा तारुफ कराया। मैं 15 साल से पाकिस्तान, मतलब लाइक सॉरी, कनाडा में हूँ 15 साल से। 2005 में मैं आई थी इधर। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इधर ही थे। तो ये कि बस लिखती तो मैं रहती थी, बचपन से मुझे शौक था लिखने का। मतलब पर्सनली जैसे होता है इतना शेयर नहीं करती थी, लेकिन ये था कि द न्यूज अखबार का जो एक बच्चों का मैगजीन था, अस मैगजीन, तो जी मैं स्कूल के ज़माने में उसमें लिखा करती थी। और उसमें छोटे छोटे सेक्शंस होते थे, कभी पोइट्री भेज दी, कभी कोई छोटी सी स्टोरी भेज दी। तो मुझे याद है मेरा पहला जो शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी वो 1998 में पब्लिश हुई थी, जब मैं लाइक अभी स्कूल में ही थी। तो वो मुझे, मेरे पास अभी भी उसका वो कटिंग मौजूद है। तो यह है कि उसके बाद वही हुआ कि पढ़ाई में लग गए, और फिर इतना लिखने की तरफ ध्यान नहीं रहा। फिर कंप्यूटर साइंसेज में मैंने मास्टर्स किया बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से। तो फैमिली में सब लोग डॉक्टर थे, तो पहले मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये कि देन आई स्विच्ड माय डिसिप्लिन टू मैथ्स, एंड देन आई डिड सॉफ्टवेयर्स। सो बट ये कि जब मैं कनाडा आई तो मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इट वाज अ पर्सनल, जैसे कहते हैं, चॉइस थी कि आई वांटेड टू स्टे होम, स्टे विद माय children, or I completely endorse and appreciate all those women जो के like external जो भी यहाँ पे जैसे डे केयर होता है, सोर्सेज होती हैं, उनकी हेल्प लेके, और they try to continue their education। और बहुत अच्छी बात है, और शुरू में जब आप आते हैं तो आप कर भी लेते हैं, लेटर ऑन आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं कि वो मुश्किल हो जाता है। सो ये कि मैं और फिर एक ये भी था कि बिकॉज आई स्विच्ड माई डिसिप्लिन, तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर फॉर सो लॉन्ग इट गेट्स सो बोरिंग। ये और बात है कि अब हम 24/7 कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं। सो इस चीज से अवॉइड करने के लिए मैंने अपना जो मेरी अपनी फील्ड थी उसको मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैं लिखती रहती थी। मैं शेयर नहीं करती थी। फिर बट देन थोड़ा सा मुझे फरागत मिली, तो मैंने फिर जो यहाँ वाटरलू रीजन है इसमें जो पोइट्री क्लब्स हैं उनको मैंने ज्वाइन किया, और मैंने अपनी पोइट्री वहाँ पे शेयर करना शुरू की। साथ साथ ये था कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। तो उर्दू पहले मैं नहीं लिखती थी, क्योंकि उर्दू मैंने इतनी पढ़ी नहीं थी, ये कहें आपके, बस ये कि थोड़ा बहुत पढ़ा था। बट गालिब को मैं हमेशा से पढ़ती थी, लेकिन ये कि बाद में फिर मैंने अपनी उर्दू को इम्प्रूव किया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से हमारी उर्दू थोड़ी, मतलब लाइक इतना हम उर्दू पे तवज्जो नहीं दे सके। बट ये कि वही वाली बात है कि कोई एज लर्निंग के लिए नहीं होती, आप हर एज में और हर exactly. उसमें आप लर्न कर सकते हैं। सो आप किस ये किस्म की शायरी करती हैं? कुछ लोग, जैसे एक तो है कि अदब राय अदब है, कुछ लोग रोमांटिक शायरी करते हैं, कुछ लोग रेवोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, कुछ रिलीजियस भी करते हैं। तो एक
वो बेसिकली तो वो एक उनका एक अपने ख्यालात होते हैं और उनकी एक अपने जो पर्सनल थॉट होते हैं उसको वो शेयर के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नसर की जी जगह देते हैं। तो आप किस जी। किस ये शायरी करती हैं? मैं हर किस्म की शायरी करती हूँ। अगर आप मेरी बेसिकली ये कि मैं मेरा ज्यादातर जो मेरा इंटरेक्शन होता है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ही थ्रू होता है। तो अगर आप जी उसमें जाके थोड़ा सा देखें तो इट्स दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट के। बहुत मल्टी डिसिप्लिन हैं जिसमें मैं आई डोंट स्टिक टू वन डिसिप्लिन। सो ये कि मैं मनक़बतें भी लिखती हूँ, मैं नौहे भी लिखती हूँ, मैं मरसिए भी लिखती हूँ, मैं इंग्लिश मतलब रेवोल्यूशनरी भी कर लेती हूँ। और औरतों के लिए खास तौर पे वुमेन्स डे पे हमने मुशायरा हुआ था, उसके लिए भी मैं लिखती हूँ इंग्लिश में। सो इट्स क्वाइट मल्टी डिसिप्लिनरी। जो अच्छा उस वक्त जो आपकी, जैसे आपने कहा कि शायर एक हसास तबीयत का मालिक होता है, तो जो चीज आपके ऊपर उस वक्त गुजर रही होती है या फील हो रही होती है, या बाजू का ऐसा भी होता है कि आपके अपने साथ नहीं हो रहा होता, जी but you बिल्कुल see other people going through that सिचुएशन। या मेरे साथ ये होता है कि काफी खवातीन, काफी लड़कियां, यंग लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं, मुझसे कनेक्ट करती हैं, अपनी बात दिल की करती हैं जो वो अपने घर वालों से नहीं कह पाती। और थोड़ा सा ये कि मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारी जो नई नस्ल है, यूथ है, वो काफी वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे वांट। लाइक हम एग्जैक्टली जब छोटे थे तो हमें इतना नहीं पता होता था। हम मोस्टली हमें हमारा मुआशरा और हमारे फैमिली के जो रवायात हैं वो ड्राइव करती थी। बट नाउ पीपल आर दे हैव बेटर आइडिया, मतलब कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो उसमें यही होता है कि मैं फिर उससे भी कभी कभी इन्फ्लुएंस होके लिखती हूँ। एंड इट्स क्वाइट, और जो भी हालात होते हैं हमारे, क्योंकि जब हम अपने मुल्क से दूर बैठे होते हैं तो हमारी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर होती हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे बहुत एग्जैक्टली अफसोस होता है जब सोशल मीडिया पे कभी हम बात करते हैं तो काफी लोग आगे से ये कह देते हैं कि आप तो 15 साल से यहाँ रहती ही नहीं है, आपका क्या लेना देना पाकिस्तान से। हालांकि अगर आप देखें तो हम मतलब नाइकॉप है हमारे पास, और हम अभी जी वहाँ बिल्कुल के सिटीजन हैं, हम रजिस्टर्ड हैं, और हम टैक्स देते हैं वहां पे, मतलब हमारा घर है जो भी है। और आप देखें कितना हम कपड़े पाकिस्तान से मंगवाते हैं, हम खाते वही हैं, हमारे शान मसालों के डिब्बों से हम खाना बनाते हैं। तो जी जी हमारी जिंदगी बिल्कुल, मतलब हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। और कोई ऑफ भी कोर्स हमें ये नहीं कह सकता कि आप क्या नाम है, अब तो आप कनाडा चली गई तो अब आपका क्या लेना देना है। तो हम पे बिल्कुल डायरेक्टली वो चीजें असरअंदाज होती हैं, और फर्स्ट हैंड असरअंदाज हो रही होती हैं कि हम बहुत ज्यादा महसूस करते हैं उस चीज को। और अपने मुल्क की कदर आपको बाहर जाके भी होती है कि जो चीजें आपको बिल्कुल जैसे जैसे मुझे याद है कि मैं सुबह उठती थी तो जो वो ठेले वालों की आवाजें होती थी और गुब्बारे वालों की वो बहुत बुरी लगती थी, कहते थे यार इतना शोर है, हम सो नहीं पाते। जी और मतलब अब वो चीजें याद आती हैं कि वो ठेलों वाली आवाजें भी नहीं है यहाँ पे। तो जी कोई एग्जैक्टली बाहर आवाज नहीं होती, सन्नाटा है। वाटरलू रीजन खासतौर पे बहुत जैसे कहते हैं ना, बहुत खामोश है ये शहर। वैसे बहुत हैपनिंग है लाइक आर्ट्स और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी हैव टू वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा, वाटरलू यूनिवर्सिटी है, विटफोर्ड लोरिया है। सो इट्स वेरी हैपनिंग। आप जो है वाटरलू में अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से वहां पे सेटल हैं या? बिल्कुल जी जी। मैं आई, हम लोग रहते पहले टोरंटो में थे, सो आई वाज इन ब्रैम्पटन, फिर हम कैम्ब्रिज मूव हुए, फिर हम किचनर आए। तो इट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड्स जॉब, यस। ओके ओके। तो अच्छा दूसरा, जैसे आपने कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आप जारी बात है चूंकि अदब से आपका ताल्लुक है तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ें तो लिखती हैं और आप पढ़ती भी हैं। तो पहले आज से जो अभी जो है पुराने जो शायर हैं हम उनकी, अल्लामा इकबाल और उसकी बात नहीं करेंगे, मिर्ज़ा गालिब की, जो हमारे अहद के भी हैं, जैसे अमजद इस्लाम अमजद है, उनका कासमी साहब थे, और बहुत सारे शायर और हजरात और अदीब पैदा हुए हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ मुश्तरक थी कि चूंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी और बड़ी थी जिनमें कि उनको नौकरी एक मिल जाती थी और जो गमे रोजगार से जैसे बंदा दूर हो जाता है,
तो उनको एक अपने फलने फूलने का उनको एक किस्म की पैट्रोनाइज होती थी। इवन जैसे आप खेलों की बात करें तो 7 टीमें डिपार्टमेंट की होती थी, तो उनको नौकरी मिल जाती थी, हबीब बैंक से, यूबीएल से लोग खेल रहे हैं, और क्रिकेट बेस पे, और उनको स्पोर्ट्स बेस पे, और उनको इस तरह की बहुत सारी चीजों पे दाखिले भी मिल जाते थे। तो वो एक पैट्रोनाइज होता था, तो उससे एक अदब फलता फूलता था। अभी जैसे पाकिस्तान में हर चीज प्राइवेटाइज होती जा रही है और लोगों के पास गमे रोजगार से फुर्सत ही नहीं मिलती, महंगाई है, प्राइवेट सेक्टर है, तो ये इस चीज से आप क्या समझती हैं कि कोई अदब पे फर्क पड़ा है या अभी भी लोग ऐसे ही आ रहे हैं शायरी में? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो एक जैसे आप लेट्स से आप जिया का दौर देख लें, या आप हबीब जालिब की शायरी देख लें, या आप क्या नाम अहमद है, फराज की देख लें, अहमद फराज की शायरी देख लें। सो फैशन वो जो फैशन। दौर था वो बहुत घुटन का दौर था और शायर बहुत घुटे हुए थे। अभी जी का बिल्कुल। शायर बहुत आजाद है और बहुत लिबरेटेड है और वो बहुत हम्म, खुल के लिख रहा है और उसके पास वेन्यूज बहुत ज्यादा हैं। पहले जैसे आप मतलब आप कह रहे हैं कि उनको हबीब बैंक से जॉब मिल जाती थी या वो यूनिवर्सिटी के साथ कर लेते थे। अभी मुझे लगता है कि जैसे अब जैसे मैं अपनी मिसाल अगर दूं कि मैं इस वक्त एक स्टे एट होम मदर हूँ, जो घर से इंडिपेंडेंटली, आई एम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, आई एम एन इंडिपेंडेंट, जिसे कहते हैं फ्रीलांस राइटर हूँ कि आई वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सो ऐसा पहले नहीं होता था। अभी वेन्यूज बहुत ज्यादा हैं। अभी आप ज्यादा पाकिस्तान में देखिए कि जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा फ्लरिश कर गई है। उसमें जो जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रही थी किसी आर्टिस्ट का, तो वो बता रहे थे कि जब रूही बानो और वो वाला जमाना होता था, उस जमाने में आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहा होता था, लेकिन अभी आर्टिस्ट को इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो गुजारा कर लेता है। उसकी वजह ये जी है कि बिल्कुल। छोटे छोटे चैनल्स हैं, उनको जरूरत है, किसी को ओरिजिनल साउंड ट्रैक लिखवाना है, किसी को म्यूजिक चाहिए। सो आर्टिस्ट के पास काम ज्यादा है। पाकिस्तान का मसला वहाँ का राइट विंग है। पाकिस्तान का मसला वहाँ पे रेडिकलाइजेशन है और वो प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान में खेल रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों का जो जहनीत है वो इतनी ज्यादा रेडिकलाइज हो गई है कि वो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते उस तरह जिस तरह आर्टिस्ट अप्रिशिएट जी होना चाहिए। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वक्त है वो आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है पहले से। जैसे आप देख लें, लोग फाइवर पे फ्रीलांस वर्क करते हैं, लोग मुख्तलिफ गिग्स पे काम करते हैं। सो एंड और इस वजह से जैसे यूट्यूब पे लोगों के अपने जी जी चैनल्स बिल्कुल। हैं, लोग मीडिया के थ्रू बात करते हैं। सो मतलब ये एक बहुत बहुत जिसे कहते हैं खुशाइन बात है कि आर्टिस्ट अब उस तरह नहीं स्ट्रगल कर रहा। जैसे स्ट्रगल करने से मुराद है कि मतलब मुश्किलें तो हैं, लेकिन अब मुझे ये है कि जैसे मैंने कल एक इश्तिहार पढ़ा कि मेरे पास 7-8 डिग्रियां हैं लेकिन मैं अभी भी जॉब मुझे सही नहीं मिल रही है। सो पीपल हैव टू इम्प्रोवाइज, दे हैव टू फाइंड देयर वे आउट। आपके पास कल मैंने भी आइडिया शायद होना अखबार चाहिए। में कोई खबर थी कि 8 डिग्रियां हैं और वो एमए जी जी, तो मुझे ये हुआ कि फारसी भी के, तो बेसिकली उनको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से यहाँ कनाडा में गुजर चुकी हूँ। बट देन आई हैड टू इम्प्रोवाइज, आई हैड टू कनेक्ट, आई हैड टू गो फाइंड प्लेसेस। हमारा मसला ये है कि हमने ये सोच लिया कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो यही सोचता है भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, अब मैं कोई और काम कैसे करूँ। अपनी सोच को बदलने का वक्त है। हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि जब आपका एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अब अगर आप एक फील्ड में आपकी नहीं मिल रही आपको जॉब, तो आप अपने डिसिप्लिन को चेंज करने की कोशिश जी करें, बिल्कुल। आप कुछ और ट्राई करें, ना कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। अब मैं अपनी फील्ड में यहाँ काम नहीं कर सकी बिकॉज मैं इट वाज सो कम्पेटिटिव, और मैं मतलब अपने माशाल्लाह बच्चों की वजह से आई वांटेड टू स्टे विद देम। लेकिन फिर मैंने इम्प्रोवाइज किया, मैंने ऐसे वेन्यूज देखे जो जहां मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकती थी, या मैं ऐसा काम कर सकती थी जिसको मैं अपने स्केड्यूल के मुताबिक उसको केटर कर सकती थी। तो जी इस जी तरह का काम करने की जरूरत है। एंड और बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि कितना अच्छा मतलब मैं ड्रामा की बात नहीं करूंगी, कि स्क्रिप्ट राइटिंग की बात नहीं करूंगी, उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, गंदा भी हो रहा है। लेकिन ये कि जहां बात आ जाती है, अब जैसे आप देखें कोक स्टूडियो है, नेस्कैफे बेसमेंट है, और इतनी चीजें हैं अब के
राइटर लिख भी रहा है, उसका काम बिक भी रहा है, और उसको जगह भी मिल रही है अपने आप मतलब को। आप समझते हैं कि वेन्यूज ज्यादा मिल रहे हैं, उससे जी ज्यादा जी उनको जी एक्सप्रेशंस ऑफ वो जी अपना दे कैन एक्सप्रेस ऑन द डिफरेंट। जी। और वो पेड वर्क भी उनको ठीक है कम मिल रहा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बट पहले जमाने का जो शायर होता था ना, वो बहुत स्ट्रगल करता था, जी उसको बहुत ज्यादा, कोई एग्जैक्टली। वो किताब छपवाता था, फिर उसकी किताब बिकती नहीं थी। और मतलब हमारे पास अब आप उनको देख लें, नासिर काजमी को देख लें आप, जी जी बहुत सारे और आपको शायर ऐसे मिलेंगे जिनकी जो स्टोरीज हैं, अगर आप उनकी लाइफ में जाके देखें तो दे वर स्ट्रगलिंग। लेकिन जी अभी जी जब आप बिल्कुल। अभी इवन मिर्जा गालिब को आप देख लें कि वो मतलब उनकी जो लाइफ है वो कितनी मतलब उस जमाने में कितना स्ट्रगल स्ट्रगलिंग कर रहे थे वो एग्जैक्टली। इकोनॉमिक फाइनेंशियली। और अब आप देखेंगे वो गालिब रिसर्च सेंटर है इंडिया में, और उनके नाम पे क्या कुछ नहीं होता है। और तो ये कि अब थिंग्स आर बेटर फ्रॉम माय थिंग्स आर पॉइंट ऑफ बेटर। व्यू, थिंग्स आर बेटर। जी। अच्छा, आप शायरी तो आपने बताया, तो राइटिंग में आप क्या लिखती हैं? अफसाना, शॉर्ट स्टोरीज, या किस? मैंने हम सब .com से लिखना शुरू किया था, अच्छा, हम सब और की। मेरा ब्लॉग है हम सब पर, सीमाब रजा के नाम से। क्योंकि जी जी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में मैं सीमाब रजा के नाम से लिखती हूँ और शायरी में सीमाब रजा के नाम से करती हूँ, लेकिन कनाडा में मैं सीमाब जहरा, जो मेरा ओरिजिनल नेम है, जी जी उससे मैं काम करती हूँ। तो ये है कि मैंने हम सब .com से ब्लॉग लिखना शुरू किया था। मैं बेसिकली करंट अफेयर्स पे भी लिखती हूँ, ह्यूमन राइट्स पे भी, वुमेन राइट्स पे भी, अच्छा। साइंटिफिक रिसर्च पे भी लिखती हूँ। और मेरा ये है कि मैं इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखती हूँ। और हम्म। कभी मतलब ये कि आजकल अभी इस वक्त मैं कोalition ऑफ मुस्लिम वुमेन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है यहाँ पे, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ मुस्लिमा स्टोरी प्रोजेक्ट पे। और क्योंकि उनको अब 10 साल हो गए, तो उनकी 10th ईयर एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने 5 राइटर्स को मतलब सिलेक्ट किया जी था। जी तो आई एम राइटिंग 7 स्टोरीज, और वो वुमेन ऑफ कलर के बारे में है कि हाउ दे केम टू कनाडा, और फिर उन्होंने किस तरह अपनी जगह बनाई उसमें, इस मुल्क में एक नई जगह पे कैसी जगह बनाई। उससे पहले मैं मुख्तलिफ थिएटर्स के साथ राइटिंग वर्कशॉप्स करती हूँ, जैसे ग्रीन लाइट्स आर्ट थिएटर है, हम्म। पैट द डॉग थिएटर है, और एम्प्टी स्पेस थिएटर है। उनके साथ मैंने आर्ट्स एक्सचेंज किया था। उसमें भी यही है कि हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसके लिए मैंने और जेनिस जोली, एक टोरंटो में एक फोक आर्टिस्ट है, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन में काम किया था। तो वी एक्चुअली रोट पोएट्री एंड वी मेड अ शॉर्ट फिल्म। और मैंने इंग्लिश में फ्राइडे टाइम्स में मेरे मतलब मेरा अच्छा। पब्लिश हो चुका है, इंडिया में रेमिनेंट आर्काइव में पब्लिश हो चुका है। सो आई टेंड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, मेमोइर्स, अपनी जो, जैसे मेरी अपनी जो बचपन की वो हैं यादें हैं, या जैसे मेरा अपना कल्चरल, जैसे हम उर्दू स्पीकिंग हैं, या उसके मामला पॉइंट ऑफ व्यू से। और जी। अफसाने और नॉवेल वगैरह मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि अच्छा। वो मुझे जी अभी जी। अभी उसका मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये अच्छा, कि आई मुझे ये टेंड टू बताइए राइट। कि जैसे आपने कहा कि आप जो काफ़ी आपका वास्ट टॉपिक्स पे आपका एक्सपीरियंस है, और आपका ऑफ कोर्स जो वर्क है आपका, तो आपने ह्यूमन राइट्स की भी बात की और उसकी बात की, तो पाकिस्तान में तो खैर सबको पता ही है। तो कनाडा में आप 15 साल से हैं, और ख़वातीन में स्पेशली जो आप जो वुमेन की बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं उनको, मेरा जो एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली इतना आपको एक्सपोजर नहीं होता। आप 5, 10, 20 लोगों से ज़्यादा नहीं जानते, तो आपका जो इमीडिएट सर्कल होता है उसी से आप कंक्लूड करते हैं। जी। तो लेकिन ये है कि जनरली मैंने देखा है, मिसागा में मैं रहता हूँ, तो ख़वातीन का कोई इतना इंडिपेंडेंट रोल नहीं है पाकिस्तानी इसमें, कनेडियन सोसाइटी में। और बिल्कुल आपने बड़ी बिल्कुल। की है, आई तो वुड। अगर वो किसी फंक्शन पे भी जाती हैं तो वो साइड पे बैठ जाएंगी, बातें उन्होंने वो कपड़ों की और उनकी ही करनी है। वो जो टॉपिक ऑफ द डे होता है, जैसे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, आप रियल एस्टेट पे अगर आप फॉर एग्जांपल आप बात करें, वाइट दे कांट टॉक के ओके जी प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, तो ये उस पे मुझे साइंस पे बात करनी। मैं आपकी बात से कंप्लीटली तो अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे 15-20 ऐसी खवातीन को जानती हूँ मिसिसागा और मिल्टन में, जो इस वक्त बहुत जबरदस्त बिजनेस नहीं, रन हम कर रही हैं। मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, जी। मतलब जो इंप्रेशन हाँ, होता अब आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारा पिदरशाही माहौल,
हमारे यहाँ जो पिदरशाही हमारा निज़ाम है, जिसमें औरत को सिन्फ़े नाजुक और नाक़िसुल अक़ल जैसी फिजूल अलक़ाबात से नवाजा जाता है, जिसको सुन सुन के हम बड़े होते हैं और वो हमारे जहन में इतने पक्के हो जी जी जाते हैं एग्जैक्टली। कि जब हम बड़े होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार हम तो नाक़िसुल अक़ल है, हम तो सिन्फ़े नाजुक है, हमसे तो कुछ होगा नहीं। हालांकि अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमाएं तो मेरे ख्याल से जितना काम औरतें कर रही हैं दैट इज कम्प्लीटली रिमार्केबल। और हमें एक रिसर्च पे स्टडी कर रही थी जो कि मर्दों और औरतों के ब्रेन्स के बारे में था। तो औरतों का दिमाग इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड वायर्ड होता है कि वो एट द सेम टाइम अपने बच्चों के खाने के बारे में और अपने काम के बारे में साथ साथ सोच रहे थे। मैं लिटरली हंडिया पकाते हुए शेर लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास फोन मौजूद होता है, तो मैं फौरन फोन पे ख्याल आया शेर लिखा और दैट्स इट। सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो कि मैं इस इंटरव्यू के जरिए पाकिस्तानी जो मर्द हजरात हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज जब आप खवातीन जब यहाँ पे आप किसी को ब्याह के लाते हैं, तो मैं एक जनरली बता रही हूँ आपको, तो प्लीज ये मत सोचें कि वो औरत या वो लड़की कोई दिमाग लेके नहीं आई है या उसके कोई एम्बिशंस नहीं है, वो ग्रो नहीं करना चाहती, उसको ग्रो करने दें। मैं 2 दफा पाकिस्तान गई हूँ और दोनों दफा फ्लाइट्स पे मुझे पाकिस्तानी खवातीन के बहुत डिसअपॉइंटिंग किस्म के उनके मुझे अकाउंट्स सुनने पड़े। उसमें यही था कि they were not considered as persons, they were not considered as somebody who can make their own decision. तो प्लीज जहां तक बात है घरदारी की, बच्चे उनको ये तो पहला काम है, ठीक है ना, ये इससे कोई डिनायल नहीं है कि ये हमारा काम है और इसके बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। लेकिन बीइंग अ राइटर, मैं जैसे मुस्लिमा स्टोरीज प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, सो आई एम वर्किंग विद Arab women, I'm working with Somalian women, I'm working with Pakistani women। और जब मैं उनकी स्टोरी पे गौर करती हूँ तो आई फाइंड कि उनके हस्बैंड्स और उनकी फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया। और आप यकीन करें कि अगर मैं इस वक्त यहाँ पे बैठी नहीं हूँ तो मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट के बगैर नहीं बैठी हूँ। जब भी आप किसी खातून को किसी मकाम पे देखें तो आप ये देखिए, आप ये अपने जहन में इस बात को मतलब यू शुड बी श्योर अबाउट इट कि ये खातून, अनलेस के कोई और वजह नहीं है, बट मोस्टली जो खवातीन है वो अपनी फैमिली के सपोर्ट के बगैर नहीं पहुंचती। तो यहाँ ये इसमें कसूर खवातीन का इतना नहीं है, इसमें खवातीन को आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि वो रियल एस्टेट के बारे में क्यों नहीं जानती हैं या वो। अब आप ये देखिए कि जब एक फरवरी का महीना आता है और हमारे यहाँ टैक्स फाइल किया जाता है, तो जो मर्द हजरात हैं वो अपनी बेगम को साथ बिठा के टैक्स क्यों नहीं फाइल करते, वो मतलब वो ये क्यों नहीं बताते कि आओ बैठो मैं तुम्हें बताऊं टैक्स कैसे फाइल करते हैं। लिटरली मैं 2 ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिनके हस्बैंड्स की बहुत अर्ली डेथ हो गई और उन्होंने फिर जिस तरह स्ट्रगल किया है ना, तो उनमें से एक खातून थी जिनके हस्बैंड टैक्स का ही मतलब वो करते थे, लेकिन वो अपनी वाइफ को सारा कुछ सिखा के गए और उनकी वाइफ ने उनके हस्बैंड के जाने के बाद पूरा टैक्स का बिजनेस संभाला और इस वक्त वो माशाल्लाह शी इज रनिंग हर हस्बैंड्स बिजनेस। सो वो एक विजनरी इंसान थे, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, उन्होंने ये सोचा। सो प्लीज खवातीन को किचन से बाहर भी इमेजिन करें कि वो उससे बाहर भी वो रखती हैं, वो भी एक दिमाग लेके पैदा हुई हैं और उनकी भी कुछ एम्बिशंस हैं। तो हमारे यहाँ अब खैर बहुत बदल रहा है, लेकिन जहां तक बात आप कर रहे हैं कनाडा में पाकिस्तानी खवातीन की, तो बहुत ज्यादा अभी काम होना बाकी है, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यही है कि जब 99.9% खवातीन के साथ ये होता है कि जब वो यहाँ पे आती हैं तो आपको पता है यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती हमारे पास, सो घर का काम और ये और वो उसमें बिजी हो जाती हैं। और फिर जो बात है कि जब आपको अपने क्रेडेंशियल्स असेस कराने पड़ते हैं तो आपकी जो इक्विवेलेंस आती है वो उस तरह की नहीं होती, उसमें मेरा ये सवाल कंप्लीट स्ट्रगल है वो एक, जिससे मैं भी गुजरी हूँ। जी जी, मेरा आपसे यही सवाल था कि एक तो चले जो एक माइंडसेट है वो तो है, लेकिन आप एक जो स्किल सेट है
आप देखें अगर पाकिस्तानी खवातीन वहाँ से मास्टर्स करके आती हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आती हैं, लेकिन यहाँ पे वो आके अगर आप देखें माइंडसेट और चीज़ें इक्विवेलेंस भी मिल जाता है उनको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे अडेप्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं सॉफ्ट स्किल्स में, तो वो शायद हाई स्कूल के बराबर भी यहाँ के जो बच्चे हैं हाई स्कूल के, वो ज़्यादा उनसे वेल क्वालिफाइड और आप कह सकते हैं उसको इस हवाले से सॉफ्ट से। तो ये भी तो एक पाकिस्तानी खवातीन को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी तो एक बहुत डिसएडवांटेज है। मैं इससे एग्री नहीं करूंगी कि हाई स्कूल के, क्योंकि मैं इस वक्त हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ एमटी स्पेस के साथ, मीडिया आर्ट्स टीच करती हूँ मैं, वर्कशॉप देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मसला यही है कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट लेवल, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि एक खातून है जो नस्क से पढ़ी नहीं है, एक खातून है जो किसी छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, एक खातून है जो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है जहाँ पे हर वक्त लिसानी बुनियादों पे लड़ाई होती रहती है और वहाँ पे कत्ल गारतगरी होती रहती है। यहाँ पे हर वक्त वहाँ पे किसी पे इल्जाम लगा के उसको 7-8 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, चाहे वो बेचारा हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ हो और अपनी जिंदगी अमेरिका में छोड़ के और वो पाकिस्तान आया हुआ हो। मैं जुनेद हफीज का जरूर जिक्र करूंगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि हेलो कैन यू, सो ये बहुत होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो क्या हैं, रादर देन आप एक फैसले पे पहुंचकर और एक स्टीरियोटाइप बना लें। क्योंकि मैं अभी 2-3 खवातीन की ऐसी स्टोरी लिख रही हूँ पाकिस्तान से जो आई थी, जिन्होंने यहाँ पे आके इतना जबरदस्त अपनी मतलब इतना काम किया है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ देम। और मुस्लिमा स्टोरी प्रोजेक्ट मेरे पेज पे आप जाके और देख सकते हैं, पिंड ट्वीट है मेरी, कि आप पढ़ सकते हैं उसमें मेरी जो 2 स्टोरीज मैंने अभी तक लिखी हैं, 7 में से 2 स्टोरीज आ चुकी हैं। सो आप उन स्टोरीज को पढ़ें और देखें कि वो क्या क्या पाथ था जो उन्होंने फॉलो किया कि आज कनाडा में दे आर मतलब दे आर सो वेल नोन, और इतना इतना उनका इतनी उनकी जो है वो काविशें हैं कि उनके बारे में स्टोरीज लिखी जा रही हैं, तो वो भी तो वहीं से आई हैं और वो कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके नहीं आई हैं। यही कंसर्न होता है जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी हमारे इस चीज का बहरान है। मैं कहता हूँ कि हमारे माइंडसेट का बहरान है जी। जो फियर जो मुझे कनाडा में रहते हुए जो फील होता है वो यही है कि जो पाकिस्तानी माइंडसेट हम लेके यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अगर हम उसको कंटिन्यू किया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, थर्ड जनरेशन के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम आइसोलेट हो जाएंगे सोसाइटी से, वी विल नॉट, बहुत ज्यादा हम आइसोलेट हो जाएंगे। क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी को एक मतलब एक बंदा घर में बैठा हुआ है और एक बाहर जा रहा है, वो आजकल मतलब और दूसरी बात ये कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। यू कैन वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, ठीक है ना। आपको जरूरी नहीं, आई वर्क फ्रॉम होम, मतलब मेरा सारा काम घर से होता है। जब पेंडेमिक पे ज्यादा आइसोलेट हो गए, लाइक जब पेंडेमिक नहीं था तो आई एक्चुअली वेंट टू डिफरेंट इवेंट्स फॉर रीडिंग माय पोएट्री और वो था। लेकिन ये कि पेंडेमिक आ जाने से मेरे काम पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैं घर से काम कर लेती। अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो बिल्कुल ही जी, तो अभी काम ये है कि आप बहुत सारी उसमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत होती है आप, और वही मैं बता रही हूँ ताई साहब आपको कि हमें अपनी सोच को भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है कि हमें व्हाइट कॉलर जॉब क्यों चाहिए हर वक्त, हम मेहनत में क्यों इतना वो समझते हैं। या अगर कोई खातून केटरिंग कर रही है, खाना पका के हम वो कर रही है, तो हम उनसे बोलते हैं, हम उनसे एक नान पे लड़ रहे होते हैं कि नहीं बहन $2 का नहीं, $2 का नहीं, $3 का नहीं, $1 का दे दो। या अब वो मेहनत कर रही है, वही चीज जब आप किसी बड़ी बेकरी से जाके लेते हैं या कनाडा में, तो आप मतलब उनको दे रहे होते हैं। तो हर एक को आप, एक कोई स्मॉल बिजनेस भी कर रहा है, कोई फूलों का भी बिजनेस कर रहा है, तो उसको रेस्पेक्ट दें, उसको ये समझें कि वो खातून अपने कितने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के शी इज गिविंग टाइम, तो उसकी रेस्पेक्ट करें और उसको अहमियत दें। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मिल्टन मुस्लिम मॉम्स का एक पेज है, और भी मैं काफी ऐसी कम्युनिटीज में हूँ जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि खवातीन बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। सिर्फ ये बात है कि वो जैसे आपने मुझे मधु किया अपने प्रोग्राम में,
आई एम थैंकफुल टू यू कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। इस तरह बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिनके इंटरव्यू होने चाहिए, जिनसे बात की इंशाल्लाह जाए डेफिनेटली ये मैं सिलसिला जी, कि रखूंगा वो जो इंस्पायरिंग मतलब अब स्टोरी। आके बोलें, क्योंकि बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को भी जानती हूँ जो पाकिस्तानी है, मैं जी कैलीग्राफी आर्टिस्ट को जानती हूँ जो, तो ऐसा नहीं है कि खवातीन कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ बहुत बड़ी तादाद है औरतों की जो अभी भी घरों में बैठी हुई है हमारी पिदरशाही निजाम की वजह से, क्योंकि जो हमारा सेटअप है वो यही कहता है कि नहीं बीबी अब तुम घर में बैठो और तुम्हारा यही काम है, यही तुम, इसीलिए तुम पैदा की गई थी, यही तुम्हारा काम है। सो प्लीज इसको चेंज करने का दौर है। हमारी खवातीन बहुत टैलेंटेड हैं। आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानी खवातीन जो कनाडा में रहती हैं, मैं देखिए हर एक का, बल्कि मर्दों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? वो तो मैं दे चुकी हूँ जी जी आई थिंक वो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन ये कि खवातीन को मैं यही देखें, हर एक का अपना अपना घर का माहौल होता है, ऑब्वियसली वो उसके मुताबिक ही चलता है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जी एक एग्जैक्टली। खातून अगर स्ट्रगल करने की कोशिश करेगी और उसको नहीं करने दिया जाएगा तो वो घर का माहौल खराब होगा। सो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि घर का माहौल, तो दोनों तरफ से थोड़ा सा खवातीन भी एफर्ट करें कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल के कुछ और भी सोचें, कोई पार्ट टाइम कोर्स कर लें, आज डिस्टेंस जी लर्निंग होती है वो कर लें। तो जी बिल्कुल ये कि मतलब आप ऑनलाइन भी आप तो पढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली। और बहुत लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये कि हम अभी एक ट्रांजिशनल फेज में हैं, हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। मैं वो तब्दीली की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जी जिसका नारा लगाया जाता है, मैं उस तब्दीली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ कि एग्जैक्टली बहुत बहुत खवातीन काम। एक ट्रांजिशन से गुजर रही हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आफ्टर आफ्टर 2 to 3 decades, अल्लाह ताला सलामत रखे पाकिस्तान को, कि आफ्टर 2 decades थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी वो उसी ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही हैं। बहुत सारी खवातीन अभी मेकिंग में हैं। तो जो अभी जनरेशन हमारी अभी आ रही है, वो आई एम वेरी होपफुल फ्रॉम देम कि वो दे विल बी द फ्लैग बेयरर्स, और वो बहुत कुछ करेंगी आगे, और क्योंकि उन्हें करने दिया जा रहा है। एग्जैक्टली ये एक बड़ा जी डिलेमा है बिल्कुल। कि असल उन्हें में करने दिया जा मैं रहा है। हमेशा यही कहता हूँ कि अभी माशाल्लाह जब देखते हैं पाकिस्तान की यंग जनरेशन्स को तो बड़ी जी ये कि बड़े टॉपिक्स पे बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन ये कि हम असल में बदकिस्मती जैसे अपने बात की जनरल ज़िया के ज़माने की जो हमारा जो जनरेशन है जो 40 ईयर से लेके और 55 ईयर्स की एज के जो। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसको लेके और हम उसको बिल्कुल अपने आप को शट डाउन कर लेंगे, अपने आप को बिल्कुल बंद करके रख लेंगे, या जैसे कहते हैं ना संन्यास ले लेंगे, तो फिर हम सरवाइव नहीं कर सकते यहाँ पे। एग्जैक्टली तो थोड़ा सा हमें क्योंकि ये हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, हम इसके साथ इतने लॉयल हैं, और ये हमारी पहली चीज है। लेकिन इसके ऊपर हम ये नहीं कर सकते कि हम दुनिया को छोड़ दें। तो हमारा जी दीन, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया और दीन दोनों को लेके आपको चलना होता है। और जब आप देखें कि अब मैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की सिर्फ आपको मिसाल दे दूं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में ज्यादातर जो इनरोलमेंट है वो इंडियन और चाइनीज बच्चों की है, पाकिस्तानी भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लेकिन बहुत देखें कि कम। वो इतने ज्यादा, तो हमारे मुल्क से इतने लोग क्यों नहीं आ रहे? अभी जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम उसमें डाला है, और अब पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा अब आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में। वो एक अलग टॉपिक। आप मुझे काइंडली कोई अपनी अच्छी सी पोएट्री सुनाइए जो अपने ताज़ा कलाम लिखा हो। बहुत शुक्रिया। जी ये मेरी गजल है, इसका नाम है ऐन नामा। अम, मेरी तारीफ का जब बाब लिखा जाएगा, मेरी तारीफ का जब बाब लिखा जाएगा, ऐन से ही तो मेरा नाम लिखा जाएगा। इश्क के ऐन को मालूम नहीं था कि ये जिस्म ऐन बन जाएगा और ऐन ही कहलाएगा। ऐन का हर्फ है मोमिन की निगाहों की ज़िया, ऐन से इश्क अली, ऐन इबादत की बदा। ऐन को छू के जो गुजरे तो मुअत्तर है हवा, ऐन जो देख ले तो उसको मोहब्बत हो अता। नाजिश ऐन ने हस्ती को सजा रखा है, ब्यूटीफुल। नाजिश ऐन ने हस्ती को सजा रखा है, एक आतिश को जो सीने में जला रखा है। हश्र तक ऐन की आवाज सुनेगी दुनिया, हश्र तक ऐन की आवाज सुनेगी दुनिया, जान जाए तो बहुत नाज करेगी दुनिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बहुत शुक्रिया ताई साहब, बहुत मेहरबानी। गज़ल।
जी नाजरीन, ये थी आज की हमारी मेहमान सिमाब ज़ारा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो कनाडा में हैं और वो एक बड़ी प्रोग्रेसिव सोच के साथ यहाँ पे कनाडा में वो एक अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी वो हैं आर्टिस्ट, जिसमें पोइट्री भी शामिल है, उनकी राइटिंग शामिल है। फोटोग्राफी पे हम बात नहीं कर सके प्रोग्राम के वक्त की वजह से, फिर इंशाल्लाह दोबारा कभी उनको फोटोग्राफी पे भी बुलाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप मेरे प्रोग्राम को देखिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।